हेलो एवरीवन। तो गाइस इधर पर हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का चैप्टर एंड होता है। हमने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कवर कर लिया है, जिसमें हमने प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियोज और भी जितने सारे फंडामेंटल एनालिसिस के टॉपिक हैं हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और अब आप सभी लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि हमें किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए क्या क्या देखना इंपॉर्टेंट होता है। गाइस आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसा लगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है या आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो गाइस हमने फंडामेंटल एनालिसिस तो कवर कर लिया है, और आपका इधर से शुरू होता है स्टॉक एनालिसिस का जर्नी, यानी कि आप इधर से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस जो भी हमने फंडामेंटल एनालिसिस में सीखा है आप उसका यूज करके कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक अपने लिए सिलेक्ट कीजिए और आप उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। गाइस अब मैंने इधर पर इन्वेस्टिंग के लिए बोल दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल हाई क्वांटिटी से इन्वेस्टमेंट करना है। गाइस इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं है तो आप कोई भी एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बड़ौदा, आप स्टॉक या फिर ग्रो, इनमें से आप कोई भी एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहां से आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस आपको एक बेस्ट स्टॉक का चुनाव करना है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक साबित हो। गाइस इस स्टॉक में हम एक पर्टिकुलर स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी हमने पूरा फंडामेंटल्स में सीखा है वो हम इस एक स्टॉक में एनालिसिस करने वाले हैं। हमने पीई रेशियो, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जितना भी हमने फंडामेंटल्स कवर किया हुआ है वो सब कुछ हम एक पर्टिकुलर स्टॉक में देखने वाले हैं, और जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें स्टॉक चुनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कोई भी स्टॉक सिलेक्शन के लिए काफी हद तक मदद मिल सकती है। तो गाइस हम स्क्रीन की साइड पर चलते हैं और किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक की एनालिसिस कर लेते हैं, और गाइस हम उस पर समझ लेते हैं कि हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। तो हम चलिए बिना देरी लगाए चलते हैं अब अपनी स्क्रीन की साइड पर। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि हम स्क्रीनर की साइड पर आ चुके हैं, और इधर पर हमने पहले ही साइड ओपन की हुई है, और मैंने इधर पर एक स्टॉक भी चूज किया हुआ है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हम इस स्टॉक की पर्टिकुलर तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे आप सभी लोग ये जान पाए कि हमें किसी भी स्टॉक का एनालाइज करने के लिए क्या क्या चीजें देखना इंपॉर्टेंट होता है और हमें क्या क्या देखना है। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमने पूरा फंडामेंटल्स कवर कर लिया है जिसमें हम सब कुछ जान चुके हैं। बट हम इसको टेक्निकली अब देख लेते हैं कि हमें पर्टिकुलरली किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करना है तो हमें क्या क्या देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप देख सकते हैं गाइस कि हमने इधर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी ली हुई है। अब हम इसमें सबसे पहले इधर पर रेशियोज दिए हुए हैं, जो सारे ये रेशियोज देख लेते हैं। वैसे हमने काफी सारे रेशियोज कवर किए हुए हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज ही हमें इधर पर देखने पड़ते हैं, जो मैंने इधर पर आप देख सकते हैं लिए हुए हैं। ये मैंने इधर से एडिट करके पूरे रेशियो निकाले हैं। गाइस अगर आपके में ए वाले रेशियो शो नहीं हो रहे हैं तो आप इधर से एडिट करके सारे रेशियो ला सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम जान लेते हैं कि किसी भी स्टॉक का एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस जब भी हम किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि सबसे ऊपर दी हुई है। आप देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप, और इसकी मार्केट कैप क्या है आप देख सकते हैं 6,06,382 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि काफी अच्छी है। और गाइस आप इसकी करंट प्राइस देख सकते हैं, ये रही इसकी करंट प्राइस, यानी कि ये शेयर अभी कितने पर ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 2,581 पर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। गाइस उससे पहले एक बात और समझनी पड़ती है कि ये जो हमारी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है। यानी कि मार्केट में कई सारे सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री काफी सारी हैं, बट ये जो हमने कंपनी चूज की हुई है एक किस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बगल में ही दिया हुआ है अबाउट, यानी इस कंपनी के बारे में भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इधर पर दिया हुआ है एफएमसीजी, यानी कि ये कंपनी एफएमसीजी से बिलोंग करती है, यानी कि एफएमसीजी सेक्टर की ये कंपनी है। गाइस आप देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स ये दी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कंपनी करती क्या है, यानी कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है और ये कंपनी करती क्या है। तो गाइस चलिए अब हम रेशियो समझ लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जैसे डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना जरूरी होता है। तो गाइस हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट है पीई रेशियो। तो अब पीई रेशियो कितना है और क्या होता है, और इसका पीई रेशियो कितना है आप देख सकते हैं 57% इसका पीई रेशियो है। तो पीई रेशियो का क्या काम होता है। गाइस हर सेक्टर के पीई रेशियो अलग अलग होते हैं। तो जिस सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जिस सेक्टर का हम एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक का, हमें उसी सेक्टर के कंपैरिजन में स्टॉक देखने चाहिए अगर हमें पीई रेशियो कंपेयर करना है। तो गाइस पीई रेशियो कैसे निकालते हैं ये हमने पहले रीड कर लिया है और डिस्कशन भी कर लिया है, बट मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ कि पीई रेशियो की वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो पीई रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए हमें पीई रेशियो इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस करेंगे तो हमें पीई रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे गाइस ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंपनी का पीई रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कितना है तो देख सकते हैं आप, ये 27.8% है इसकी वैल्यू। और ए रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपनी इक्विटी का, यानी कि कंपनी अपनी पूंजी का उपयोग करके कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो गाइस ROCE खास तौर पर ऐसा माना जाता है कि 15% से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ROCE की वैल्यू 15% से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर जितनी भी हो उतना अच्छा माना जाता है। तो आपको इसमें सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है कि ROCE की वैल्यू 15% से ऊपर ही रहनी चाहिए। 50% से नीचे जिसमें ROCE की वैल्यू है तो वो स्टॉक आप नहीं लेंगे, तो वो स्टॉक आपको सिलेक्ट नहीं करना है। गाइस इन पॉइंट्स को आपको नोटिस जरूर करना है, और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत मैटर करता है, जो आपको ये समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगा कि हमें किसी भी स्टॉक का एनालाइज करना कैसे है। तो गाइस आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन असेट्स, यानी कि ROA। अब इसकी वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, 13.2% इसकी वैल्यू दी हुई है। गाइस अब ये क्या बताता है, गाइस इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने असेट्स का यूज करके कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, और इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। आप देख सकते हैं 13.2% इसकी वैल्यू है, जो कि काफी अच्छी है। और गाइस अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं आप बुक वैल्यू। इसकी बुक वैल्यू दी हुई है, आप देख सकते हैं 210 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है। और नेक्स्ट देख सकते हैं आप ROE, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ROE की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, 20.7% ROE की वैल्यू है। तो गाइस इसमें भी सिमिलरिटी है, यानी कि ROCE की मैंने आपको बताया हुआ था कि 15% से ऊपर इसकी वैल्यू रहनी चाहिए, सेम इसका भी वैसा ही है। ROE की वैल्यू भी 15% से ऊपर रहे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। गाइस ROE से हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी ने पिछले 1 साल में हमें कितना रिटर्न बना के दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा रहती है उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि कंपनी को शेयर ROE के हिसाब से ही मिलते हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं पैट परसेंटेज। इसकी वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, 16.6 इसकी वैल्यू है। अब पैट का क्या फुल फॉर्म होता है तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि गाइस ऐसा प्रॉफिट जो टैक्स कटने के बाद मिलता है हमें, उसको हम कहते हैं पैट। और इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। तो इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हैं 16.6 दी हुई है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं हाई लो। आप देख सकते हैं हाई कितना है, 3035, और लो कितना है आप देख सकते हैं 2136 इसका लो है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिविडेंड। अब एक कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो कितना डिविडेंड देती है तो आप देख सकते हैं 1.67% एक कंपनी डिविडेंड देती है। गाइस हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। गाइस जो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है या जो कंपनी अच्छी होती है सिर्फ वही कंपनी डिविडेंड देती है, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। ये आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए। गाइस डिविडेंड आपको क्वार्टरली भी मिल सकता है, ईयरली भी मिल सकता है, बट आपको मंथली डिविडेंड नहीं मिलता है। और हो सकता है क्वार्टरली ना मिले, ईयर बाय ईयर कंपनी आपको डिविडेंड दे। जब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तब कंपनी डिविडेंड देती है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, इसकी 1 रुपए, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। किसी भी स्टॉक की फेस वैल्यू 1 से कम नहीं होनी चाहिए, 1 से ज्यादा हो सकती है बट 1 से कम नहीं होनी चाहिए। गाइस मैं आपको बता दूं फेस वैल्यू 1 से ऊपर कितनी भी हो सकती है बट 1 से कम नहीं होती है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं EPS। अब इसका रेट आप देख सकते हैं 45.9 रुपए इसका रेट है, यानी कि EPS का रेट 45.9 रुपए है। तो गाइस अब हमने क्लियरली समझ लिया है कि हमें रेशियो एनालिसिस में से क्या क्या इंपोर्टेंट लेने हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट रेशियोज लेने हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये सारे इंपोर्टेंट रेशियोज हैं जो आपको इनमें से लेने हैं। ये रेशियोज दिखना इंपोर्टेंट होता है, और इसके साथ साथ आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखना बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। तो अब हम चलते हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पर और देख लेते हैं कि उसमें क्या देखना इंपोर्टेंट होता है, यानी कि हमें क्या देखना चाहिए एनालिसिस करने के लिए। गाइस उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इधर पर देख सकते हैं पेयर कंपैरिजन, यानी कि जो हमारी कंपनी है उसके कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनी है। तो आप देख सकते हैं इधर पर 5 कंपनीज दी हुई हैं जो हमारी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके कंपैरिजन में एक कंपनीज दी हुई है। तो अब हम सीधा आ चुके हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पर, और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या देखना इंपोर्टेंट होता है। गाइस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को हमने पूरा डिटेल में इसके वीडियो में समझ लिया है, बट इसमें हमें मेन इंपोर्टेंट क्या देखना है हम वो जानने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में मेन 2 चीजें ही देखना इंपोर्टेंट होता है। पहला तो ये कंपनी की सेल्स कितनी है, और दूसरा ये कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। कंपनी की जो सेल्स है वो ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीजें देखना हमें जरूरी होता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। तो आप देख सकते हैं इधर पर आपको 2014 से 2025 तक का पूरा डेटा दिया हुआ है, तो देख सकते हैं आप उसके कंपैरिजन में हम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च 2014 में 19,234 करोड़ की इसकी सेल्स हुई थी,
और उसके बाद आप 2015 में देख सकते हैं 31,972 करोड़ की इसकी सेल्स हुई थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं सीधा हमें ग्रोथ ही देखने को इसमें मिल रहा है। आप देख सकते हैं 18-19 में आप देख सकते हैं 39,310 करोड़ की इसकी सेल्स हुई थी। और आप देख सकते हैं मार्च 2025 का देख सकते हैं 63,121 करोड़ की इसकी मार्केट की सेल्स हुई है। तो गाइस आप देख सकते हैं मार्च 2014 से मार्च 2025 तक इसकी सेल्स में कितनी ग्रोथ हुई है। और आप देख सकते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट, अब सेल्स ग्रोथ हो रही है वो तो अच्छी बात है, बट इसका नेट प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है तो हम वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं आप 2014 की इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी थी, 3,956। 2015 में आप देख सकते हैं 4,376। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को इसमें मिला हुआ है। आप देख सकते हैं 2022 में 8,892 करोड़, 2023 में आप देख सकते हैं 10,143 करोड़, और 24 में आप देख सकते हैं 10,282 करोड़, और 25 में आप देख सकते हैं 10,671 करोड़ की इसकी नेट प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी को। तो गाइस कुल मिलाकर देखा जाए तो इस कंपनी की सेल्स और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि इसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। आप इंप्रूवमेंट तो नहीं कह सकते, काफी अच्छा इसमें हमें मुनाफा देखने को जो है वो मिल रहा है, यानी कि कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है मार्केट में। तो हमें प्रॉफिट लॉस में क्या देखना है, सेल्स और नेट प्रॉफिट, इन दो चीजों को आपको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में हमें क्या देखते हैं, कैपिटल इक्विटी, यानी कि इक्विटी कैपिटल। अब इक्विटी कैपिटल कितना है आप देख सकते हैं 235 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। और कंपनी के पास रिजर्व कितना है, यानी कि कंपनी के पास जो बचा हुआ पैसा है वो कितना है, तो वो देख सकते हैं आप 49,167 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। और कंपनी के पास बोरोइंग, यानी कि कंपनी पर कर्ज कितना है, तो बोरोइंग आप देख सकते हैं कंपनी पर कितना कर्ज है, 1,648 करोड़ का कंपनी पर कर्ज है। तो अब ये हमने देख लिया कि कंपनी पर इतना, कंपनी के पास रिजर्व है, इतना कंपनी के पास कर्ज है, यानी कि कंपनी ने इतना कर्ज लिया हुआ है, और कंपनी का इक्विटी कैपिटल कितना है। बट गाइस इनके बाद हमें मेन चीज देखना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का टोटल असेट्स कितना है, यानी कि जो कंपनी की कुल संपत्ति है वो कितनी है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के टोटल असेट्स कितने हैं, देख सकते हैं आप 79,863 करोड़ के कंपनी के टोटल असेट्स हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। और अब आप देख सकते हैं 2025 में 79,863 करोड़ के टोटल असेट्स हैं। तो हम देख लेते हैं कि इनमें ग्रोथ हो रही है, ये घट तो नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पिछले 2014 से दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं 2014 में 13,754 करोड़ के कंपनी के टोटल असेट्स थे, और 15 में आप देख सकते हैं 14,430 करोड़ के कंपनी के टोटल असेट्स थे। और आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली हुई है, बट प्रेजेंट में आप देख सकते हैं 79,863 करोड़ के इसके टोटल असेट्स थे। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, तो हम इसको भी ग्रीन साइन दे सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट ये कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए भी अच्छी है। गाइस हमने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लिया है, बैलेंस शीट देख ली है। अब हमें जो मेन चीज देखना जरूरी होता है वो होता है कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर किसी भी स्टॉक का कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो चलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। गाइस ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या देखते हैं मोटा मोटा कि इसका नेट कैश फ्लो कितना है। गाइस अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही देखते हैं कि कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में ही है ना, कंपनी नहीं तो लॉस में भी होती है। आप देख सकते हैं ये कंपनी भी 2022 में देख सकते हैं आप लॉस में थी, 2021 में भी लॉस में थी, और 2017 में भी आप देख सकते हैं 202 करोड़ के लॉस में थी। बट प्रेजेंट में आप देख सकते हैं 2025 में 5,258 करोड़ के प्रॉफिट में ये कंपनी चल रही है, यानी कि 5,258 करोड़ के प्रॉफिट में ये कंपनी अभी चल रही है प्रेजेंट में। तो जो कि एक अच्छा साइन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गाइस अब आपने सब कुछ समझ लिया है, रेशियो एनालिसिस भी कर लिया है, प्रॉफिट लॉस भी समझ लिया है, बैलेंस शीट भी समझ लिया है, कैश फ्लो भी समझ लिया है। गाइस हमने सब कुछ देख लिया है, हम थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट और देख लेते हैं कि इसमें एफआईआई और डीआईआई का क्या इन्वेस्टमेंट है, यानी कि शेयर होल्डर्स पैटर्न क्या है इसके। तो आप देख सकते हैं गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं ये है शेयर होल्डर्स पैटर्न, और इसमें हमें मेनली क्या देखना पड़ता है कि इसमें एफआईआई और डीआईआई का इन्वेस्टमेंट कितना है। तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स भी इन्वेस्टेड है, एफआईआई भी है, डीआईआई भी है, गवर्नमेंट भी है, पब्लिक भी है, इन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो देख सकते हैं आपने प्रोमोटर्स का कितना इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो आप देख सकते हैं 61.90% इसमें प्रोमोटर्स का इन्वेस्टमेंट है, और एफआईआई आप देख सकते हैं 10.18% इन्वेस्टेड है, और डीआईआई आप देख सकते हैं 15.99% इसमें डीआईआई इन्वेस्टमेंट है, डीआईआई इन्वेस्टेड है। और गवर्नमेंट आप देख सकते हैं 0.07% गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टेड है, और पब्लिक आप देख सकते हैं 11.86% की इसमें पब्लिक इन्वेस्टेड है। गाइस मेनली इसमें देखा जाता है कि इसमें एफआईआई और डीआई का इन्वेस्टमेंट है या नहीं। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनका नंबर ऑफ टोटल 20 या फिर 25 के अबव ही रहना चाहिए, यानी कि 20 और 25% के ऊपर ही रहना चाहिए अगर हम एफआईआई डीआई का नंबर ऑफ
टोटल निकालें तो 25 से ऊपर रहना चाहिए, तो वो स्टॉक अच्छा स्टॉक माना जाता है। तो गाइस अब आपने सब कुछ एनालिसिस कर लिया है, हमने रिसोर्स भी एनालिसिस कर लिए है, प्रॉफिट लॉस भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और शेयर होल्डर्स, ये सब कुछ हमने देख लिया है। और आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्टॉक का चुनाव कैसे करना है अपना पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो गाइस इधर पर हमारा फंडामेंटल एनालिसिस होता है कंप्लीट, और अगर आपको अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। और इधर से हमारा स्टार्ट होने वाला है न्यू चैप्टर। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।